नहमदु व नसल्ली अला करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक ऐसी गलती जिसने पूरे पाकिस्तान को दो हिस्सों में टुकड़े कर दिए, एक ऐसी गलती जिसके पूरी उम्मत मुसलमान में मायूसी छा चुका है, एक ऐसी गलती जिसका सज़ा आज तक हमें हो रहा है। ये गलती वो है जो 1950 या 1960 की दहाई में रियासत पाकिस्तान ने एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाई थी। इस डॉक्ट्रिन का मकसद ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरिब से किया जाए। किसी ने कोई एक्शन नहीं उठाई, किसी ने कोई रीज़न नहीं पूछा, किसी ने कोई सबब नहीं पूछा, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान के बीच में डिस्टेंस है वो 1000 मील का डिफरेंस है। तो इसका हमें बहुत बड़ा चोट लगा था। आज तक इस उम्मत मुसलमान का इस चोट का सज़ा मिल रही है। जब हमें 1971 में चोट लगा था, दुश्मन ने मशरक़ी हिस्से पर हमला किया था, लेकिन हमने उनको मगरिब से ट्रीट किया क्योंकि ट्रैक लॉन्ग था। जब हमने मगरिब से उनको ट्रीट किया, मिलिट्री ट्रीट, न्यूक्लियर पार्ट्स हमने यूज़ वगैरह किए तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि ट्रैक लॉन्ग था। और जंगों का ये असूल होता है कि जब ट्रैक लॉन्ग होता है तो जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और ये पाकिस्तान दो हिस्सों में टुकड़े हो गए। ये तो कुछ और बात थी कि मुफ्ती बानी ने गद्दारी किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुफ्ती बानी ने गद्दारी नहीं किया, वो जानता हूँ वो ट्रेटर था, गद्दार था, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये साजिशें की थी और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में हिस्सों में कर दिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मुफ्ती बानी की गलती नहीं थी, गलतियाँ कोताहियाँ पूरी रियासत की थी। अगर उस वक्त किसी ने, एम्बेसडर, कोई सीएम पीएम, अगर प्रेसिडेंट ने, कोई एजेंसी ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आईएसआई वगैरह ने अगर ये सवाल उठाता कि क्यों हम मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा मगरिब से करें, ट्रैक तो लॉन्ग है ना, उस वक्त हम वीक थे, फिर भी हमने क्वेश्चन किसी से नहीं किया, इसका सज़ा आज तक हमें मिल रहा है, क्योंकि गलतियाँ कोताहियाँ पूरी रियासत की से सिर्फ एक की नहीं थे। जब इस नुकसान के बाद हमने कोशिश किया, नाउ वी हैव टू बिकम अ न्यूक्लियर पार्ट इन द वर्ल्ड। अल्लाह की फजल और करम से 1971 में हमें चोट लगा था, 1971 से लेकर 1980 तक हम एक दुनिया का सेपरेट ऑपरेशन करते हैं। दुनिया का बड़ा सेपरेट ऑपरेशन हमने 1971 से 1980 तक किया था। उस वक्त हमारे नौजवान, हमारा आईएसआई, हमारे मिलिट्रीज, हमारे एजेंसीज, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब काम कर रहे थे। हमारे नौजवान दुनिया की किस किस कोने में गए थे एटमी पुर्जे जमा करने के लिए, एटम बम बनाने के लिए। पता भी नहीं है कि आज हमारे नौजवान किस गलियों में शहीद हो चुके थे। उस वक्त हम डेड बॉडी भी नहीं मिला था, पता भी नहीं किस गली में वो शहीद हो चुके थे। लेकिन आस्ता आस्ता होकर पाकिस्तान में एटमी पुर्जे जमा होने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह वी बिकम अ रोस्ट न्यूक्लियर पार्ट इन द वर्ल्ड एट 1984, 85, 18 में हम बन चुके थे। लेकिन हमने इसका ऐलान नहीं किया था। हमने इसका ऐलान 1998 में किया था, व्हेन वी हैव प्रोजेक्टेड आवर मिसाइल। अब जब हमने अपनी मिसाइल प्रोजेक्ट किया था, अब दुनिया ने कहा कि ये दोनों मुल्क एटमी पावर बन चुके हैं। लिहाजा 1971 में हमें धोखा किसने दिया था? हमारे दुश्मन ने दिया था। हमारा दुश्मन अच्छी तरह हमसे वाकुफ़ है। हमारा दुश्मन कौन है? इंडिया है। 1971 में उन्होंने हमें धोखा दिया था, लेकिन 1984 में अल्लाह की फजल और करम से हम न्यूक्लियर पार्ट बन चुके थे, लेकिन हमने ऐलान नहीं किया था। हम 1998 में ऐलान किया था। अब दुनिया ने कहा कि देखो ये न्यूक्लियर पार्ट दोनों कंट्री न्यूक्लियर पार्ट बन चुके हैं, लिहाजा अब जंग नहीं होगी, इम्पॉसिबल है इन कंट्रीज़ के बीच में जंग। तो अब इंडिया ने क्या किया, क्योंकि दुनिया डेवलपमेंट की तरफ आ रहा है तो चीज़ें डेवलप हो रहे हैं। अब इंडिया ने क्या किया कि उन्होंने अपनी जंग की हिकमत अमली तब्दील कर दी। अब वो न्यूक्लियर पार्ट नहीं यूज़ कर रहा है। अब उन्होंने गोरिल्ला जंगें पाकिस्तान के खिलाफ खड़े कर दिए, जैसे कि टीटीपी और बीएलए को दोबारा जिंदा किया। अब उन्होंने बीजेपी को भी जिंदा किया, दोबारा उन्होंने स्ट्रांग किया अपनी इंडिया में। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे। उन्होंने टीटीपी और बीएलए को दोबारा जिंदा किया, तो इसका भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो जैसे कि चाइना ने इंडिया पर हमला किया था, न्यूक्लियर पार्ट यूज नहीं किए, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था चाइना को भी, इंडिया को भी, चाइना की तरफ से। लेकिन उस वक्त डेवलपमेंट दुनिया में आ रही है, अब न्यूक्लियर पार्ट में नहीं है, अब दुनिया चेंज हो गया है, गोरिल्ला जंगों की तरफ आ गया है। जाहिर सी बात है इंडिया ने भी वही किया। अब पाकिस्तान के खिलाफ गोरिल्ला जंगें खड़े कर दी।
इंडिया अब बहाना बना रहा है कि पाकिस्तान पर किस हद तक मैं हमला करूं। 2002 में हम आपको एक वाक़या कोट करते हैं। 2002 में श्रीनगर में एक कार बम ब्लास्ट किया था। इसका पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, हालांकि प्रोजेक्ट उनकी थे। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इसके नतीजे में 11 लाख फौज एक दूसरे के सामने खड़े कर दी गए। तो फिर भी पाकिस्तानी ISIS एजेंसीज, मिलिट्री फोर्स, इन्फोर्समेंट लॉ एजेंसीज, सब ने यही कहा, CM PM प्रेसिडेंट वगैरह सब ने यही कहा कि अब जंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इंडिया ने आपको बताया था कि ये जंग नहीं होगा। उस वक्त सब ने यही कहा था कि अब दोनों कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर पावर से जाहिर सी बात है जंग नहीं होगी। तो जंग तो किसी और वजह से नहीं हुई। पाकिस्तान के पास अब न्यूक्लियर पार्ट है, जंग नहीं हुआ इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया ने कभी हमारे न्यूक्लियर पार्ट को नहीं देखा। उसने जब चाहा हम पर हमला किया है। उस वक्त जंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस वक्त अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की अपनी फौजें अफगानिस्तान भेजने का। अमेरिका ने फोर्स डाला इंडिया पर कि ये जंग न किया जाए, तो जाहिर सी बात है ये जंग नहीं हुआ। अमेरिका ने फोर्स डाला था। उस वक्त जब जंग नहीं हुई, जब आर्मी पीछे हट गए, बॉर्डर्स तब क्लियर हो गए, तब सबने कहा कि देखो जंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं जंग हुआ? क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो न्यूक्लियर पार्ट इसलिए नहीं हुआ। जंग की असबाब कुछ और थे, लेकिन हम खुश हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट है। इंडिया ने कभी आपकी न्यूक्लियर पार्ट को नहीं देखा। इंडिया ने जब चाहा आपको थ्रेट किया, स्ट्राइक किया, एयर बेसिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे ग्राउंड फोर्सेस हो। इंडिया ने हर लम्हा पर अटैक। 23 फरवरी को इंडिया ने हम पर हमला किया था। इसके बदले में हम 10 जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने एक जहाज गिराया। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं उन्हें कि हम जंग की मूड में नहीं है। लिहाजा आप जंग की मूड में तो नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जंग करें, लेकिन कम से कम आप उनको जवाबी कार्रवाई तो देना। इंडिया बहाना बना रहा है। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेट की कंप्लीट तैयारी कर रखा है। अब वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिग्नल चाहिए। सिग्नल कहीं से भी आ सकता है। उन्हें श्रीनगर US से, नेटो से, ऑस्ट्रेलिया से, इसराइल से आ सकता है। इसराइल तो हमारा कट्टर दुश्मन है। या उन्हें सिग्नल पाकिस्तान के अंदर फसादात से मिले। अब उम्मत मुसलमान डिवाइड हो चुका है टुकड़ों में, फिरकावारियत, लिसानियत, सूबायत, कौमियत की बुनियादों पर। इससे पहले मुसलमान कभी नहीं थे। कि आज पाकिस्तान में, जो अंदरूनी पाकिस्तान है, सिंध में आप देखें कि फसाद हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले पठान और सिंधी की एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। एक दूसरे के मारने की बातें कर रहे थे। ये पाकिस्तान के अंदर फसाद थे। एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यहाँ कुछ लोग यहाँ से मरे थे, कुछ लोग वहाँ से मरे थे। आज ये गैरत की नाम पर जंग कर रहे थे, कल ये बेगैरत होकर दुश्मन के हाथों से मरेंगे। क्योंकि दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर फसाद हो, जंग हो, ताकि इसका फ़ायदा दुश्मन को मिल सके। दुश्मन ये चाहता है कि अगर उनको मौका मिले पाकिस्तान के अंदर फसाद हो तो वो हमला करते हैं, क्योंकि उनका डिप्लोमेट कंप्लीट है, कभी भी हमला कर सकता है। वो बहाना बना रहा है। अभी हम दूसरे वाक्य आपको कोट करते हैं कि राजस्थान में एक टेलर को मारा गया। हालांकि प्रोजेक्ट तो उनकी थी, उन्होंने 2 अपनी बंदे भेजे थे उस मारने के लिए, लेकिन इसका पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। अब इस इल्ज़ाम को, एक कत्ल को लेके वो पूरी इस्लाम को धोखा देना चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, कश्मीर में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, इंडिया में जो मुसलमान रहे हैं उस पर जुल्म कर रहे हैं, छोटे बहाना बना रहे हैं। ये पाकिस्तान को टुकड़ों में, हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं। उस वक्त भी इसराइल ने इंडियन प्रेसिडेंट को यही कहा था कि जब 1947 में पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका था, उस वक्त ही इसराइल प्रेसिडेंट ने यही कहा था कि मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आपको कोई भी पैटर्न यूज़ करना है, कोई भी तरीका यूज़ करो, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। जो आपको तरीके आजमाने आजमाओ। क्योंकि कुफर की निज़ाम को अच्छी तरह ये मालूम था कि अगर आने वाले वक्तों में हमारे सामने कोई बात खड़ा करने वाला होगा, आंखों में आंखें डाल करने वाला होगा, तो वो इस्लाम होगा। कुफर के निज़ाम को ये बात अच्छी तरह मालूम है। तभी तो इंडिया हम पर हमला कर रहा है। इंडिया चाहता है कि आपका जंग US से हो जाए। अगर US से नहीं हुआ तो वो खुद करेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जंग करें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप घुसकर इंडिया में जाएं, उनसे लड़ें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अमेरिका से जो है ना जंग करें। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप इंडिया को जवाबी कार्रवाई तो दे सकती हैं। सब्र का भी कोई हद होता है। हम जानते हैं कि इस्लाम हमें सब्र का हुक्म देता है, लेकिन इतना सब्र का हुक्म नहीं दे कि हम ये बर्दाश्त से भी हमारे बाहर चले गए।
सब्र इतना करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको। अगर बर्दाश्त से बाहर निकला तो सब्र नहीं होगा, ये कुछ और की अलामत हैं। ख़ास तौर पर जब कुफर का निज़ाम आपको ललकारे तो इस्लाम को नहीं पीछे रहना चाहिए। 313 ने भी जब हमला किया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कितनी बड़ी फोर्स के साथ उन्होंने हमला किया था। मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है ये कुछ और है, लेकिन हमें बैठना नहीं चाहिए। कम से कम कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई तो करना चाहिए ना। 27 फरवरी को हमने उनको जवाबी कार्रवाई नहीं दिया, 4-5 महीने के बाद उन्होंने कश्मीर हड़प लिया। हैरत की बात यह है कि इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने कश्मीर पर अपनी झंडा उखाड़ दिया। अल्लाह अकबर, हम इतने पीछे रह गए। हम मुसलमानों ने कभी तस्वर ही नहीं किया था। महमूद गजनवी एक वाक़या नोट करते हैं, 17 अटैक्स किए थे हिंदुस्तान पर, अल्लाह की फजल और करम से उन्होंने एक भी शिकस्त नहीं खाई। जब 18 अटैक्स करती हैं हिंदुस्तान पर, मौसम ख़राब होने की वजह से पीछे हटते हैं और पीछे जाकर अब दुनिया को रूंधते चले जाते हैं, मुसलमान करते चले जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो फिर दोबारा आता है कश्मीर पर हमला करने के लिए, लेकिन उनके टाइम नहीं मिलता, अल्लाह की तरफ वो चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई थी। आपको भी चाहिए, कश्मीर चाहता है कि पाकिस्तान से वो मिले, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान साइलेंट है। अगर कश्मीर ये चाहता कि मैं पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करूं तो आप कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त ये पार्टिसिपेट हो जाता। इंडिया बहुत तेज़ है। अब भी हमारा दुश्मन 4-5 एक्सेस पर काम कर रहा है, हमें पता नहीं है। सबसे जो मेजर एक्सेस है वो मुस्लिम जीनोसाइड है, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं दुनिया से। अल्लाह अकबर, मुसलमानों को कत्लेआम करना चाहते हैं। जो दूसरा एक्सेस है वो कश्मीर है। अब दुनिया में इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि वो कश्मीर उनके हक में दिया जाए। कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं, अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं, मिलिट्री खड़े है, उनका सब कुछ खड़ा है, लेकिन हमने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। तीसरी, जो अब भारत RSSR का हुकूमत लाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इंडिया की उन सरहदों पे जहाँ पर पाकिस्तानी बाउंड्रीज कनेक्ट होती हैं, जैसे कि राजस्थान, मुंबई, पंजाब और गिलगित वगैरह। यानी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये चाइना इंडिया पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए कर रहा है, तो ये आपका गलत सोच है, क्योंकि चाइना का वहाँ पर कोई इलाका नहीं है। जैसे चाइना का मिलिट्री खड़ा है, ये मिलिट्री से लड़ नहीं सकता। ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उस्कुर्दू के लिए कर रहे हैं, पंजाब के लिए कर रहे हैं, गिलगित के लिए कर रहे हैं, मुंबई के लिए कर रहे हैं, राजस्थान के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। और चौथा पॉइंट ये है कि अब भारत और पाकिस्तान में बीजेपी की हुकूमत लाना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो मदारिस पर हमले करेंगे, मुसलमानों के जीनोसाइड करेंगे, मुसलमानों को शहीद करेंगे। ख़ास तौर पर मदारिस पर हमला करेंगे जहाँ पर मुसलमानों की तौहीद है, इस्लाम पर हमला करेंगे, ताकि मुसलमानों में डर हो जाए कि मस्जिदों मदरसों पर हमले हो रहे हैं, ताकि उनके बच्चे न पढ़ सकें, आगे यूरोप में तालीम को हासिल कर सकें। इनके बहुत वजूहत हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन पर बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट अब ये है कि अब 2024 में शायद इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में होंगे। अब वो इस बार मोदी को नहीं लेके आएंगे, इस बार वो योगी मरनाथ को लेके आएंगे। अगर आप मोदी को बुच्चर ऑफ गुजरात कहते हैं तो योगी मरनाथ दरिंदा, जानवर, इंसान कहना भी इनसे फजूल है, 10 गुना इनसे खतरनाक है, क्योंकि सारा कुफर का निज़ाम योगी मरनाथ के साथ है। अब वो योगी मरनाथ को लेके आएंगे इलेक्शन में। ऑस्ट्रेलिया, US, नेटो फोर्सेस, पूरा इसराइल का कुफर का निज़ाम उनके साथ है, वो मुसलमानों पर हमले करेंगे। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। आमीन।